नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे मनोसामाजिक विकास के विषय में। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा। रीड का पूरा सिलेबस अपने यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं रीड साइकोलॉजी की यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट के अंदर हम पढ़ रहे थे वृद्धि और विकास की संकल्पना। ये पूरी जो हमारी पहली यूनिट है, ये पूरी की पूरी यूनिट वृद्धि और विकास के विभिन्न चरणों से संबंधित है, उनके प्रभावों से संबंधित है और अधिगम को इंटरकनेक्ट करते हुए यहाँ पर जो है हमारा सिलेबस पूरा का पूरा बाल विकास से संबंधित किया गया है, जिसको अपने पढ़ रहे हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, नया है और एक क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ पर इसमें रह ही जाती है और काफ़ी कुछ सीखने को भी हमें यहाँ मिलने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी नई चीज़ें सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, तो पूरा ध्यान क्लास पे बनाए रखिएगा, वीडियो को पूरा देखना और आराम आराम से हम करेंगे। एक एक चीज़ को अच्छे से समझ करके जाएंगे और बिल्कुल इतना अच्छे से हम करने वाले हैं कि कहीं और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसा कि मनोसामाजिक विकास का ये सिद्धांत है दोस्तों, ये क्या है? ये एक सिद्धांत है। तो हर सिद्धांत का कोई ना कोई प्रतिपादक होता है, कोई प्रवर्तक होता है। तो यहाँ हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये याद करना है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। क्योंकि एक क्वेश्चन तो हमारा लगभग ऐसा आ ही जाता है, या तो ये 3-4 सिद्धांतों को मिलान करने वाले के रूप में दे देता है, या फिर एक ही सिद्धांत से जुड़ी हुई कई तथ्यों में से सही या गलत के रूप में प्रश्न पूछ लेता है। ये एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। थोड़ा इसमें इरिक लिखा आए तो भी यही रहेंगे, कोई अलग नहीं है। एरिक्सन, ठीक है, इसलिए इरिक एरिक्सन लिखा आए तो भी यही रहेंगे। तो एरिक एरिक्सन के द्वारा ये दिया हुआ सिद्धांत है। एरिक एरिक्सन जो महोदय थे वो नव फ्रॉयडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, फ्रॉयडवादी साइकोलॉजिस्ट, जैसा कि हम जानते हैं और पीछे भी हमने चर्चा की कि फ्रॉयडवादी जो होते हैं वो काम भावना को एक प्रमुख स्थान पर रखते हैं और जीवन की अधिकतर घटनाओं का संचालन वो इसी से मानते हैं। तो यहाँ नव फ्रॉयडवादी एरिक्सन महोदय हालांकि फ्रॉयड के सिद्धांतों का ये काफ़ी हद तक, काफ़ी सीमाओं तक ये समर्थन तो करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फ्रॉयड को भी नहीं मानते हैं। ये बाकी सब मानते हैं, लेकिन फ्रॉयड की तरह जो कामुकता है उसी को सर्वोपरि नहीं रखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं मानते हैं, बल्कि ये मानते हैं कि व्यक्ति का जब विकास होता है तब उसमें व्यक्तिगत है, संवेगात्मक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक विकास है, इन सभी का समन्वय रहता है, सभी का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो इन सभी को समन्वित करके देखा जाता है और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसे हम साइकोसोशियल थ्योरी कहते हैं। साइकोसोशियल थ्योरी के नाम से जानते हैं, साइकोसोशियल थ्योरी हम इसे कहते हैं। इसके अलावा ये जो है पूरी जीवन अवधि को, ये सिद्धांत जीवन की अवधि को सभी 100 साल की आयु माने तो उसको कुछ काल में बांट देता है, अवधियों के हिसाब से बांट देता है, इसलिए इसे जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ हमें ये याद रखना है कि जीवन अवधि का विकास सिद्धांत भी कौन सा है? मनोसामाजिक सिद्धांत है और साइकोसोशियल यही है। और इसमें जो है व्यक्तिगत, सामूहिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को समन्वित करके देखा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 की। इसमें बड़े साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ये कहते हैं कि मानव जो है, मनुष्य जो है वो केवल जैविक और मानसिक प्राणी नहीं है। यहाँ ये स्पष्ट करते हैं कि जैसा हम मानते हैं कि मनुष्य शरीर है और उसमें मन है, ज्यादातर हम इसी चीज को देखते हैं। तो जब भी हम मनुष्य की बात करते हैं तो हमें दिखाई शरीर और मन, अधिकतर जिन्होंने भी चर्चा की है 2 ही रूप में की है, बल्कि ये कहते हैं कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी नहीं है।
बल्कि ये एक सामाजिक प्राणी भी है। इन्होंने कहा, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, एरिक्सन का स्टेटमेंट है, चाइल्डहुड सोसाइटी में इनके द्वारा ये कहा गया है। तो एक सामाजिक प्राणी भी है, इसलिए ये सोशल को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एरिक्सन के अनुसार विकास जो होता है, व्यक्ति का विकास जो होता है, वो एक चरणबद्ध स्वरूप में होता है। ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो समाज में रहता है, उसका सामाजिक विकास होता है, समाज में जब वो अपना जीवन जी रहा होता है तो बहुत सारे प्रकार के उसके सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं, लोगों से उसके सामाजिक संबंध बनते हैं, वहां पर उनका व्यवहार होता है। वही व्यवहारों से जो अनुभव उसे प्राप्त होता है, वही अनुभव व्यक्ति के विकास की दिशा को भी तय करता है। हम यहाँ सिंपल लैंग्वेज में समझें कि एक व्यक्ति है जो पृथ्वी पे आया और उसका विकास जो हो रहा है, क्योंकि मानव एक सोशल जीव है, सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज में रहेगा, व्यवहार करेगा, उस व्यवहारों से उसे अनुभव मिलता है और वही अनुभव जो है वो उसकी एक विकास की दिशा तय करते हैं कि वो कौन सी दिशा में जाएगा या नहीं जाएगा। तो समाज को वो बड़ा महत्व देते हैं एरिक्सन महोदय। और एरिक्सन ने अपने जीवन अवधि विकास के सिद्धांत को 8 अवस्थाओं में बांटा। ये पूरे जीवन अवधि को 8 अवधि में बांटते हैं, हर अवधि को एक नाम देते हैं, समयावधि निश्चित करते हैं और उसमें होने वाली विशेषताओं का वर्णन करते हैं। एक शब्द इनके अंदर हमें लिखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, विकासात्मक संकट। विकासात्मक संकट क्या होता है? विकासात्मक संकट, इसे अपने नियामक संकट के नाम से भी जानते हैं। एरिक्सन कहते हैं कि व्यक्ति का जब विकास हो रहा है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, या इन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा, इन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा है। तो किसी भी अवस्था के अंदर, कोई भी अवस्था है, उसे एक विशेष प्रकार की दुविधा, एक विशेष प्रकार का संशय, द्वंद्व से गुजरना पड़ता है और यही जो है उस विशिष्ट विशिष्ट अवस्था जो है उसी का एक नियामक संकट माना जाता है या विकासात्मक संकट माना जाता है। दोस्तों, ये कहते हैं कि हर जो अवधि है, हर जो अवस्था है, उस अवस्था के साथ में कुछ एक विशिष्ट गतिविधियां जुड़ी हुई होती हैं। जैसे बचपन में है तो बचपन से संबंधित जैसे खेलना कूदना या इस तरह की, और देखिएगा जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और एक आयु के अंदर वो देखिएगा बच्चों के लालन पालन को महत्व देता है, सोशल हो जाता है, वो समाज में अपना जीवन का योगदान मानता है, तो ये उस अवस्था की एक विशिष्ट गुण होता है जिसे अपने मनोसामाजिक गुण कहते हैं और यही उसके जो है पहचान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ठीक है, इसे हम आगे से आगे धीरे धीरे करके स्पष्ट करते चले जाएंगे। तो विकासात्मक संकट किसे कहते हैं कि जो 8 अवस्थाएं हैं, हर अवस्था के अंदर उसे कोई ना कोई विशेष दुविधा, संशय, संकट का सामना करना पड़ता है, उसे ही उस अवस्था का नियामक संकट अपने कहते हैं। प्रत्येक अवस्था के साथ एक विशेष गतिविधि होती है, आगे समझेंगे भी हम, जिसके कारण व्यक्ति में मनोसामाजिक गुण का विकास होता है। हमने क्या कहा? प्रत्येक अवस्था में एक विशेष गतिविधि होती है और इसके कारण व्यक्ति में मनोसामाजिक गुण का विकास होता है। एरिक्सन महोदय क्या कहते हैं? एरिक्सन के जो शोध हैं उसमें पहचान संकट और भूमिका संभ्रांति, ये दो शब्द हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, आगे भी आएंगे, जिनका संबंध अपने किशोरावस्था से मानते हैं। तो पहचान संकट और भूमिका संभ्रांति, अगर ये शब्द आए तो फिर हमें पहचान संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस उसको देखने को मिलता है और रोल कन्फ्यूजन कि उसका रोल क्या है, उसके लिए भी उसको दिक्कत होती है। तो ये जो दोनों शब्द हैं, इनका अर्थ जो है, इनका संबंध जो है वो किशोरावस्था से है। अब हम देखेंगे मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं, मूल बिंदु पे आते हैं, कौन कौन सी अवस्थाओं में कैसा कैसा उसके साथ में होता है। सबसे पहले हम बात करें, अवधि जो है शैशवावस्था की है, जन्म से लेकर के लगभग 18 माह, 1 से लेकर के लगभग 1.5 वर्ष तक का ये जो समय है, ये अवधि जो है, पहली अवस्था है, वो विश्वास बनाम अविश्वास के रूप में अपने देखते हैं। जब शिशु है, बिल्कुल शैशवावस्था में है,
और उस समय उसके प्रमुख, जैसा हमने कहा ना, ये बताते हैं भी हर अवस्था की एक गतिविधि होती है, तो यहाँ इनकी गतिविधि क्या है? भोजन। अब बताओ, जन्म से 18 माह लगभग 1.5 साल तक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? भोजन ही है उसके लिए, उसके तो अलावा उसको क्या करना है? जब भूख लगती है तो वो रोने लगता है, जब उसकी भूख शांत हो जाती है तो वो चुप हो जाता है, बस इतना ही तो उसमें होता है। और इसमें एक विशेष गुण की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा आशावादी होता है, बहुत होप होती है इसमें, बहुत ही ज़्यादा होप होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है उसका इस समय वो करता है, वो फीडिंग का ही होता है, खाने का ही होता है। अब इस अवस्था में विश्वास बनाम अविश्वास, यहाँ हमने 2 शब्द लिखे हैं, एक तो क्या होगा? विश्वास, और एक क्या होगा उसके अंदर? अविश्वास। यानी बच्चे में या तो विश्वास उत्पन्न होगा या अविश्वास उत्पन्न होगा। विश्वास कब आएगा? विश्वास कैसे होगा? यदि कोई बच्चा है, शिशु है, उसको माता पिता अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं, उससे उचित स्नेह और प्रेम मिलता है, तो उसके अंदर एक विश्वास का भाव उत्पन्न होता है, उसके अंदर एक ट्रस्ट की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। उसमें देखिए विश्वास होता है कि माता पिता मेरी बात को मानते हैं, मेरी सारी चीज़ें पूरी होती हैं। लेकिन जब कोई माता पिता ऐसे भी होंगे, वो रोते बिलखते उनको छोड़ जाते हैं, चिल्लाते छोड़ जाते हैं, तब उनके अंदर जो है वो अविश्वास की, मिसट्रस्ट की जो भाव है वो उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, विश्वास बनाम अविश्वास में विश्वास तब होगा जब माता पिता से उसे स्नेह मिलता है, अगर स्नेह नहीं मिलता है तो उसके अंदर अविश्वास पैदा होता है, दोनों में से एक आएगा। यदि बच्चों को अपने माता पिता से उचित स्नेह और प्रेम मिलता है तो उसमें विश्वास उत्पन्न होता है, यदि नहीं मिलता है तो बच्चों में अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। जैसा हम कहते हैं ना कि व्यक्ति आज जो है ना, उसको अगर हमें डिफाइन करना है, उसको समझना है, तो हमें उसका पूरा बायोग्राफी निकालना पड़ता है। शिशुअवस्था से हम उसको शुरू करते हैं पढ़ना। वो इसीलिए हो सकता है वहां पर कोई क्राइसिस उसमें रहा हो। दूसरी जो अवस्था है वो है स्वतंत्रता बनाम लज्जा या शक। स्वतंत्रता बनाम लज्जा या शक, ये जो इसका समय रहेगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था है 18 माह से लेकर के 3 वर्ष तक का जो अपने इसमें टाइम मानते हैं। यहाँ जो उसकी प्रमुख गतिविधि है वो रहेगी स्वतंत्र रूप से कार्य करना, जैसे अपने आप भोजन करना, स्वतंत्रता करना। इसके अलावा उसको जो है शौचालय का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, पहले तो देखो वो जैसे भी करता है चलता रहता है, लेकिन 18 माह के बाद में उसको शौचालय का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी शुरू हो जाती है। और इस समय जो उसका विशेष गुण होता है वो होती है उसकी इच्छा शक्ति, वो बहुत बलवती होती है। इच्छा शक्ति, कुछ काम को स्वयं करने की इच्छा होती है। इस अवस्था में बालक जो है ना, वो चाहेगा कि मैं मेरा भोजन खुद करूंगा, मैं अपने कपड़े खुद पहनूंगा। वो नहीं चाहता कि वो किसी दूसरे पे डिपेंड रहे। इसलिए इट मीन्स वो क्या चाहता है, कहीं ना कहीं जो शिशु है वो क्या चाहता है? स्वतंत्रता चाहता है, अपने काम खुद। लेकिन हम जानते हैं कि वो कर नहीं पाएगा, इसलिए हम उसको टोक देते हैं। यहीं पर थोड़ी सी दिक्कत आती है कि यदि बच्चा स्वतंत्र कार्य करना चाहता है और वो स्वतंत्र कार्य करता है, स्वयं खुद करता है, अपने दैनिक कार्य खुद करने स्टार्ट कर देता है, तो इसमें उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसमें स्वायत्तता आती है, उसमें स्वतंत्रता आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर स्वतंत्रता की जगह अपने एक और शब्द है स्वायत्तता भी ले सकते हैं। स्वायत्तता, ऑटोनॉमी शब्द आता है इसमें। ऑटोनॉमी का अर्थ अपनी स्वतंत्रता या जो भी लेना चाहें वो है इसमें। ठीक है, स्वतंत्रता या स्वायत्तता, ऑटोनोमस होना चाहता है वो बच्चा जो है, वो दैनिक कार्य खुद करना शुरू करता है, तो उसको एक प्रोत्साहन मिलता है, उसमें स्वायत्तता आती है। लेकिन इसके विपरीत अगर बच्चे को अपनी इच्छाओं, क्षमताओं पर शक होने लगता है, तो फिर जो है उसके अंदर लज्जा का अनुभव होता है। यानी शक उसे कब होगा? वो करना चाहता है, उसको लगता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन मम्मी पापा उसको टोक दे, अरे नहीं तुझसे ये कार्य नहीं होगा। तो बच्चे जो है अपनी क्षमता पर शक करते हैं और उसके कारण जो उसके अंदर है लज्जा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो या तो उसमें स्वतंत्रता आएगी या फिर उसमें लज्जा आती है। यदि सख्त माता पिता बच्चे को साधारण कार्य करने पर डांटते हैं और उनकी क्षमता पर शक करते हैं, तो बच्चे जो है वो अपने अंदर लज्जा का अनुभव करते हैं। सिंपल सी बात है कि बच्चा जो है वो क्या चाहता है? वो अपने काम खुद करना चाहता है, सेल्फ इंडिपेंडेंस चाहता है, और
उसे लगता है कि मैं कर लूंगा, इसलिए वो पहल करता है, लेकिन आप अगर उसे रोकेंगे तो फिर वो अपने अंदर क्या है, लज्जा का अनुभव करता है। तीसरा जो अवस्था है वो है हमारी पहल शक्ति बनाम दोष। यहां समझते हैं, पहल शक्ति इनिशिएटिव होता है बच्चा जो है, तो इसकी अवधि जो है 3 से 5 वर्ष प्री स्कूल एज अपने मानते हैं। प्राक स्कूली अवस्था जो है, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था भी अपने इसको कह सकते हैं, प्री स्कूल एज। इसमें गतिविधि जो उसकी होती है, विशेषता ये खिलौनों से खेलने की रहती है, और विशेष गुण जो है उसके पास में कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है। इस प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक शब्द उसके अंदर आता है जो थोड़ा ज्यादा होता है, सहज अन्वेषण। उसके अंदर क्या होता है, सहज अन्वेषण की भावना विकसित होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, और खुद अपनी तरफ से कुछ करना चाहता है। यदि माता पिता जो हैं बच्चों को नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, वो खुद कुछ करना चाहता है, तो वो खुद एक अपना कार्य खुद करना चाहता है, या उसके अंदर ये जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है ना, एक सहज अन्वेषण की, भी ये क्यों हो रहा है, वो खुद से जानना चाहता है, तो एक उसमें सहज अन्वेषण की भावना होती है जो उसके अंदर पहल करने की भावना को जन्म देती है कि मैं ये कार्य खुद करूंगा, पहले करूंगा। वो आगे से कुछ करने की कोशिश रखता है। ऐसी आयु के अंदर बच्चे से प्रश्न पूछोगे ना, तो वो आगे से बताने की कोशिश करता है। सहज अन्वेषण का भाव विकसित होता है जो उसे पहल करने की भावना को जन्म देता है। अगर वो पहल करता है तो पहल हो जाएगी, अगर आप उसे आलोचना या दंड देते हैं तो बच्चे के अंदर जो है वो दोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। यदि माता पिता पहल करने पर उसकी आलोचना करते हैं ना, तेरे को किसने कहा था ये करने के लिए, तेरे से होना तो है नहीं, अब वो अपनी खोज के हिसाब से लग रहा था, आपने उसको रोक लिया तो फिर ये हो ही गया। एक ऐड आती थी टीवी पे, पहले किसी ने देखी हो तो, रोको मत टोको मत, कि बच्चे को, वो इसी अवस्था के बच्चे होते हैं, उन्हें रोकना टोकना नहीं है, वो अपना करे जो उनको करने दो, ताकि वो सहज अन्वेषण करके पहल करने की स्थिति में आए। अदरवाइज आप उन्हें रोकोगे तो फिर वो देखिएगा क्या करते हैं, वो उनमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। ये देखिएगा बच्चों के लिए एक जो थ्योरी लागू होती है, और मुझे लगता है कि काफी सही होती है, कि एक जो विकास बालक जो है जिसका विकास हो रहा है शैशवावस्था के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर, तो हमें उसमें हस्तक्षेप कहाँ तक करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक नट होता है रस्सी के ऊपर, उसका ही बच्चा चल रहा होता है, वो बच्चा नीचे खड़ा होता है, वो उसको ध्यान चलने के लिए उसको छोड़ रहा है, लेकिन उसके नीचे वो खड़ा होता है कि इट मीन्स कभी कोई दिक्कत आएगी तो वो उसको कैच कर लेगा, उसको संभाल लेगा। तो आपकी जिम्मेदारी उतनी होनी चाहिए, बच्चे को रस्सी पे चलने दे, वो खुद सीखेगा, खुद सारे कार्य करेगा, लेकिन जब वो गिरे तो फिर उसको संभालने का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको रस्सी पे छोड़ करके कहीं चले गए। तो पहल करने दें, उसको कुछ काम करने दें, गलत होगा धीरे धीरे वो सीख जाएगा, लेकिन वो अगर आप उसको ज्यादा रोकोगे टोकोगे तो फिर उसके अंदर जो है वो दोष उत्पन्न हो जाता है। चौथा जो है परिश्रम बनाम हीनता। ये जो काल है उत्तर बाल्यावस्था का काल है, 6 से 12 वर्ष पूरा बाल्यावस्था का ही काल आ जाता है ये। इस समय बालक जो है वो पूरी तरह स्कूल जाना शुरू कर देता है। उसमें जो है गुण जो इस समय विकसित होता है वो आ जाता है, उसमें सामर्थ्य है, उसके अंदर पूरी तरह से वो अपने कार्यों को करने में समर्थ हो जाता है। जब अब देखिएगा इससे पहले वाली अवस्था कौन सी थी, पहल। उससे पहले वाली अवस्था में क्या था, पहल। अगर वो पहल करता है, पहल बार बार उसने की, उससे नई अनुभूतियां मिलती हैं, और उन पहल से मिलने वाली नई अनुभूतियों को जो वो अपने नए ज्ञान के अर्जन में लगाता है, जो पहल से उसे एक्सपीरियंस मिले उनको नए ज्ञान अर्जन में लगाता है, तो उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, परिश्रम के नाम से जानते हैं। अब वो स्कूल में जाता है तो पहल से उसने कुछ सीखा है, वही उसके काम आता है, वही उसका परिश्रम है, लेकिन जब स्कूल में चुनौतियों का सामना करता है, उसमें फेल हो जाता है, तब उसमें हीनता का भाव भी आ जाता है। इस अवधि में बालक नवीन कौशल सीखने में अपनी ऊर्जा लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि पहल करने की भावना सहज अन्वेषण से उसमें आ गई थी पिछली अवस्था के अंदर, तो और वहां से जो है वो अपनी एक ऊर्जा उसमें लगाना शुरू कर देता है, जिसे अपने परिश्रम की संज्ञा देते हैं। लेकिन जब स्कूल में आने वाली चुनौतियों में उसे असफलता मिलती है तो उसमें हीनता का भाव भी आ जाता है। तो परिश्रम और हीनता दोनों यहाँ इस समय देखने को मिलते हैं। असफलता से हीनता आएगी,
सफलता से वो और परिश्रम करेगा। पांचवा अवस्था जो अपनी है वो है अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। ये भी हमने चर्चा भी की थी थोड़ी देर पहले कि इस शब्द का जो संबंध है वो किससे है, किशोर अवस्था से है। तो ये जो काल है वो 12 से 18 वर्ष का काल है। इस समय वो उसके सामाजिक संबंध, सोशल जो रिलेशनशिप है वो उसकी बननी शुरू हो जाती है और उसमें गुण जो आता है कर्तव्य परायणता, वो अपने कर्तव्यों के प्रति फिडेलिटी उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। वो कर्तव्यों के प्रति जो है वो सजग होना शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की है और किशोरावस्था के अंदर सबसे ज्यादा जो बच्चे के अंदर जो प्राथमिकता रहती है वो रहती है कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं और क्यों हूं, वाई, और मैं कहां जा रहा हूं। ये सारी चीजें उसके अंदर है। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं किस लिए हूं, ये सारी जो है उसको एक, जब इन चीजों को निकालता है तो उसके पास में क्या आती है, पहचान। पहचान की संज्ञा उसको दी जाती है और उसी से जो बालक है अपने भविष्य का रास्ता सुनिश्चित करता है। अगर नहीं कर पाता है तो फिर वो कौन सी स्थिति में चला जाएगा, तो उसे संभ्रांति की स्थिति, रोल कंफ्यूजन की स्थिति जो है उसके अंदर जो है उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी, आनी शुरू हो जाएगी। इस अवस्था में पहचान को लेकर के जो किशोर है उसमें द्वंद्व शुरू होता ही रहता है और किशोर यह जानने की प्राथमिकता रखता है कि वह कौन है, क्यों है, कहाँ जा रहे हैं, जिसे अपने पहचान की संज्ञा देते हैं और इसलिए वो अलग अलग रास्तों पर अपना पथगमन करता है, चलता है। जब बालक भविष्य का रास्ता सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तब संभ्रांति की अवस्था उसमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और जब इस द्वंद्व का वो समाधान कर लेता है तब उसके अंदर कर्तव्य परायणता आ जाती है, तब वो अपना कार्य कर्तव्य के रूप में करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि किशोरावस्था में पहचान को लेकर द्वंद्व स्टार्ट होता है, जिसके लिए वो विभिन्न रास्तों से कार्य करता है, विभिन्न रास्तों पर चलता है। द्वंद्व का समाधान हो जाएगा तो उसके अंदर कर्तव्य परायणता आ जाती है। अगर वो अपना रास्ता सुनिश्चित नहीं कर पाता है तो संभ्रांति की स्थिति भी उसके अंदर उत्पन्न होती है। दोस्तों, छठा जो है घनिष्ठता बनाम अलगाव। ये जो टाइम पीरियड है उसका वयस्क या युवावस्था का समय रह गया 18 से 35। ये व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जहां पर वो सबसे ज्यादा काम करता है। वयस्क अवस्था या युवावस्था कहते हैं। यहाँ दूसरों के साथ में उसके पॉजिटिव रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं, अंतरंग संबंध बनने शुरू हो जाते हैं उसके, या इंटरिम, या हम इसे कहेंगे रोमांटिक, शादी विवाह उसका हो जाता है। तो ये 18 से 35 का ही टाइम इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा जो विशेष गुण पाया जाता है वो प्रेम का ही पाया जाता है, लव का ही विशेष गुण उसके अंदर पाया जाता है। कौन सी काल रह गया, 18 से 35 के अंदर ही ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पॉजिटिव रिलेशन उसके साथ बनते हैं, उसके दूसरों के साथ जो संबंध बनते हैं ना उसमें खूब सारी घनिष्ठता होती है। तो घनिष्ठ मित्रता वो भी आपको यहाँ इसी समय में देखने को मिलेगी। घनिष्ठता का भाव होता है और उसके लिए अपने आप को समर्पित कर देता है पूरा का पूरा। यदि घनिष्ठता विकसित हो जाती है तो ठीक है। अगर वो दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाता है तो वो सोशल रूप से आइसोलेटेड हो जाएगा, सामाजिक रूप से अलग हो जाएगा और इसे ही अपने अलगाव की स्थिति भी कहते हैं। अगर वो उसके संबंध वैसे नहीं बन पाते हैं तो फिर ऐसी दिक्कत उसके साथ में आती है। वो दूसरे व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, बना लेगा तो ठीक है, नहीं बना पाया तो फिर उसमें अलगाव का भाव जो है वो विकसित हो जाता है। इतना ही कहा है इसने, व्यक्ति दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, यदि ऐसा न हो पाए तो उसमें अलगाव विकसित हो जाएगा, तब वो आइसोलेटेड होना शुरू हो जाता है। या तो वो घनिष्ठ होगा या फिर अलगाव होगा, दोनों में से एक होगा। अगर कोई काल के अंदर आपको व्यक्ति अकेला अकेला मिले तो समझ लीजिएगा वो किसी से कोई घनिष्ठ संबंध अभी तक नहीं बना पाया है। सातवां है अपना जननात्मकता बनाम स्थिरता। मध्य वयस्कावस्था है, 35 से 65 साल का टाइम है। अभिभावकात्मकता इसमें आती है और विशेष गुण इसमें आता है देखभाल, अभिभावक। देखिएगा इसमें जो गुण आता है वो अपने आप को एक अभिभावक के रूप में देखता है। अभिभावक का काम क्या होता है, देखभाल करना। देखो जैसी उम्र होगी ना उसके अंदर वैसे भाव आएंगे। अब 35 साल से ऊपर है और उसके अंदर कोई प्रेम वाला कीड़ा जागा पड़ा है
पहले वाला, तो फिर वो उसके अपनी अवस्था के हिसाब से वो सही काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो है उसके अंदर और वो पहले वो कोई बचपन वाली बातें उसके अंदर फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ बालक या व्यक्ति नहीं है, उसे इलाज की जरूरत है। 35 से 65 साल का जो व्यक्ति होगा उसमें ये आएगा, अभिभावकता आएगी, अभिभावक के रूप में अपने आप को देखेगा। वो जो उसको मिलेगा, चाहे उसको शिष्य है, बच्चे हैं, उनको एक अभिभावक के रूप में देखता है, उनको समझाता है, उनको देखभाल करने का, केयरिंग, इस समय जो है वो सबसे ज्यादा केयरिंग होगा व्यक्ति। जननात्मकता से जो तात्पर्य है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए वो कल्याण के कार्य करें। अब यही वो समय होता है जब वो सोचता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाना चाहिए, आने वाले समय में उनके लिए कुछ हो। तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए उसके कल्याण और समाज के प्रति जो है सकारात्मक धनात्मक भाव उसमें होता है, जिसे जननात्मकता अपने कहते हैं। अगली पीढ़ी के कल्याण और उस समाज के लिए जननात्मकता में उत्पादकता शामिल होती है। अगर ये उसमें नहीं होती है तो फिर व्यक्ति में स्थिरता आ जाती है, वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि ये स्वस्थ मनुष्य विकास उसका सही होता है तो उसमें ये गुण उसमें आना चाहिए। विरोध की स्थिति में जब स्थिरता आ जाती है तो फिर वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। अगला है अपना लास्ट है अहम संपूर्णता बनाम निराशय या निराशा। इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पियर का ये आता है। बुढ़ापे की अवस्था है, 65 साल के बाद से लेकर के जो उसका मृत्यु तक का टाइम है वो अपने लेते हैं। इस समय बीते जीवन का वो क्या करता है, मैंने क्या खोया क्या पाया, 65 के बाद में वो यही देखता है। विशेष गुण इसमें बुद्धिमत्ता का आता है, विजडम का आता है। किसका आता है? विजडम का आता है। व्यक्ति का जो ध्यान है वो भविष्य से हटकर बीते दिनों पर चला जाता है। कहाँ चला गया? भविष्य से तो हट जाता है, बीते दिनों पर चला जाता है। पूरे जीवन काल का मूल्यांकन करता है। यदि उसे लगता है उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं, पॉजिटिव रहा है, तो उसमें एक संपूर्णता का भाव कि मैं संपूर्ण हूँ, ऐसा उसमें भाव आता है। अगर वो नहीं किया उसने, उसका रिजल्ट उसने देखा कि चला गया, बिल्कुल खराब हुआ है मेरा, बिल्कुल, अगर उसे लगता है कि जिंदगी तो मेरा चला गया है और मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, तो इससे वो थोड़ा सा इरिटेशन उसमें आता है और जो है एक निराशा की भावना उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो संपूर्णता का भाव होगा अगर मूल्यांकन सही है, अन्यथा व्यक्ति के अंदर निराशा आ जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर बीते दिनों पर चला जाता है। व्यक्ति अपने पूरे जीवन का मूल्यांकन करता है। यदि वो धनात्मक हो तो उसमें संपूर्णता का भाव, अन्यथा उसमें निराशा की भावना आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया हुआ। बड़े अच्छे से एक एक चीज को मैंने डिस्कस किया है। अगर फिर भी आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आया, स्पीड कम ज्यादा करने की बात हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हम उसको सही करें और क्लासेस आपके लिए हैं तो उसमें सुधार किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने सीखा होगा, तो वीडियो को लाइक भी किया होगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।